नमस्कार। आर एन हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी श्रृंखला के अंतर्गत हम राही इस कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसकी प्रमुख लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए तो इस कहानी का हम सारांश जानने का प्रयत्न करते हैं। सारांश जानने से पहले या इस कहानी का संक्षिप्त परिचय जानने से पहले हमें इस कहानी की जो लेखिका है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही हैं। इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में व्यक्त किया है। पहले ही बताया गया है कि ये राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण लेखिका है और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है और कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा है। तो यही जेल से जो प्राप्त अनुभूति है उसी को उन्होंने राही इस कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। तो इस कहानी की जो प्रमुख पात्र है वो राही है। राही जो लड़की है, जो स्त्री है, वो मंगोरिया जाति या मंगोरी जाति जो होती है उस जाति की एक स्त्री है, जिसे 5 सेर अनाज की एक गठरी चुराने के जुर्म में पूरे 1 साल की सज़ा होती है। वही लेखिका जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण वो क्या करती है, आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के कारण उसे जेल जाना पड़ता है। तो जब इन दोनों की मुलाकात होती है और जो लेखिका है वो जब जेल में जाती है और राही से मिलती है और राही से मिलने के बाद उनके बीच में जो संवाद होते हैं उस संवाद के माध्यम से लेखिका को ये पता चलता है कि हमारे समाज में जो मंगोरी जाति के लोग हैं, जो मंकर खाते हैं और जिसे दूसरा काम धंधा आता नहीं है या उन्होंने कभी किया ही नहीं है, जिसके कारण क्या होता है वो तो एक तो मांग के खाते हैं या ना मिलने पर चुरा के खाते हैं। तो जब वो मंगोरी जाति की एक स्त्री रहती है राही, अपने बच्चों का पेट भरने के उद्देश्य से वो क्या करती है, 5 सेर की गठरी, अनाज की गठरी को चुरा लेती है, जिसके जुर्म में उसे क्या होता है, 1 साल की पूरी सज़ा होती है। जब लेखिका की उससे मुलाकात होती है और जो उसको अनुभव प्राप्त होते हैं उसी को इस कहानी में व्यक्त किया है। तो चलिए देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कहानी राही उनके जेल के अनुभव पर आधारित है। इस कहानी में 2 ही मुख्य पात्र हैं, एक राही और दूसरी अनीता। दोनों के संवाद के रूप में कहानी की कथा वस्तु आगे बढ़ती है। राही एक ऐसी स्त्री है जिसे चोरी के जुर्म में जेल हुई थी। उसे केवल 5 सेर अनाज की एक गठरी चुराने के जुर्म में पूरे 1 साल की सज़ा मिली। राही ने अपने भूखे बच्चे को भूख मिटाने के लिए अनाज की चोरी की थी। वह महिला मंगोरी जाति से संबंध रखती थी, जिसे समाज में कोई काम धंधा करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें केवल भीख मांगकर ही पेट भरना था और यदि भीख न मिले तो चोरी करनी पड़ती थी। उन पर भी पुलिस वाले उसमें अनावश्यक रूप से अत्याचार करते थे। दूसरी ओर अनीता थी, जो स्वाधीनता आंदोलन में जेल गई थी, लेकिन उसे वहाँ भी परिवार की उच्च स्थिति के कारण बी क्लास से ए क्लास में भेजा गया और जेल में भी जीवन की सुख सुविधा समग्र रूप से उपलब्ध होती है। देखिए, लेखिका ने यहाँ पे जेल की जो स्थिति है उसके बारे में वर्णन किया है और वहाँ पे भी किस तरह का भेदभाव होता है ये भी बताने का प्रयत्न किया है कि लेखिका जब स्वाधीनता संग्राम के संघर्ष में भाग लिया था और उन्हें जेल जाना पड़ा था, तो लेखिका की जो स्थिति थी वो अच्छी थी, जिसके कारण उन्हें बी क्लास में ना रखते हुए ए क्लास में रखा गया। यानी जेल में भी भेदभाव किया जाता है, पैसे, वर्ग और धन के आधार पर भी भेदभाव होता है। ये सच्चाई को लेखिका ने यहाँ पे प्रस्तुत की है। और दूसरी ओर एक ऐसी स्त्री का वर्णन किया है, राही नाम की जो स्त्री है उसका वर्णन किया है कि वो मंगोर जाति की थी और जो मांग के ही खाती है, ठीक है ना, जो मांग के ही अपने परिवार का भरण पोषण करती है और यदि उन्हें भीख ना मिले तो वो चोरी चकारी भी करते हैं। तो जो राही है उसको 5 सेर अनाज की बोरी चुराने के जुर्म में पूरा 1 साल का क्या होता है, जेल दिया जाता है और वहाँ पर भी क्या किया जाता है, उसके साथ अलग तरीके का व्यवहार किया जाता है।
तो इनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं रहता, क्योंकि एक तो मंग के खाना है, नहीं तो चोरी करके खाना है। और उसमें भी बताया कि जब ये मंग के खाते हैं, चोरी करके खाते हैं, तो इनको उसमें से भी पुलिस वालों के अत्याचार सहने करने पड़ते हैं। ये सच्चाई है, ये यथार्थ है कि पुलिस वाले इन लोग से भी क्या करते हैं, भत्ता वगैरह वसूली करते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे भी बताया है। कहानी में अनीता के स्वप्न के रूप में मंगोरी जाति के कल्याण का रास्ता बताया है। फिर अनीता स्वप्न देखती है कि देखो बेचारी लोगों की, जो मंगोरी जाति की स्त्रियां हैं, जो लोग हैं, वो उनको कितना सहन करना पड़ रहा है। एक सभ्य समाज में रहने के बाद भी वो कितने पिछड़े हुए हैं और अभी भी वो भीख मांग के खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उनको दूसरा काम धंधा करने का अधिकार नहीं है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि वो अशिक्षित है, उनको समाज में उचित दर्जा प्राप्त नहीं है। तो मुझे इस समाज में यदि उन जाति को मान सम्मान इज्जत दिलवाना है, यदि उनके लिए उनकी तरक्की के रास्ते खोलने हैं या उनके बच्चे के भविष्य के बारे में कुछ करना है, तो मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा कौन सोचती है? अनीता। और अनीता स्वप्न देखती है कि इन जाति के कल्याण के लिए मुझे क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, या मैं किस तरह से इस जाति को आगे बढ़ाऊँ कि गांव में लघु उद्योगों के माध्यम से इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कि मैं गांव में कौन से ऐसे उद्योग या ऐसे कौन से कार्य इनको सिखाऊं जिसके कारण वो आत्मनिर्भर बने और भीख ना मांगे और ना ही उनको चोरी चकारी करनी पड़े। लेखिका कहानी के माध्यम से ये भी कहना चाहती है कि वास्तव में भारत देश का कल्याण तभी संभव है जब यहाँ की जनता आत्मनिर्भर बने। भूखमरी और गरीबी जैसे अभिशाप समाज के समूल नष्ट हो जाए और देश में कम से कम भोजन और वस्त्र की उपलब्धता सभी को समान रूप से मिले। लेखिका क्या चाहती है लेखिका? कि हमारे समाज में कम से कम जो गरीब और निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जो पिछड़ी हुई जाति है, कम से कम उनको समाज में उचित दर्जा प्राप्त हो सके, कम से कम उनको 2 वक्त की रोटी मिल सके, कम से कम उनको सर छुपाने के लिए छत मिल सके। ऐसा प्रबंध हमारे समाज में, हमारे भारत देश में होना चाहिए। क्योंकि इस आधे से जो ज़्यादा गांव है वो क्या है? गरीबी की कगार में है। और जो गरीब जनता है वो गाँव में रहती है, जो कि अशिक्षित है, अनपढ़ है। और जाति वर्ग के आधार पे जो भेदभाव किया जाता है, ये भी एक कारण है जिसके वजह से उनका कोई अस्तित्व नहीं है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है और उनको बहुत ही निम्न कोटि का जीवन जीना पड़ता है। यदि उन्हें इस निम्न कोटि के और ये भेदभाव की नीति से यदि हटाना है, यदि समाज में उनको दर्जा दिलाना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे भरसक प्रयास करने पड़ेंगे जिससे गरीब जनता जो है, जो निम्न वर्ग की जाति है, वो आत्मनिर्भर बन सके, जो किसी के सामने हाथ ना फैलाए किंतु आत्मनिर्भरता के साथ जी सके, सर उठा के जी सके और उसे किसी की इधर चोरी ना करना पड़े और किसी को चोरी करके जेल ना जाना पड़े। इस तरह की व्यवस्था वो लेखिका उपलब्ध कराने के पक्ष में है। और वही इस कहानी के माध्यम से हमारा ध्यान भी आकर्षित करना चाहते हैं कि समाज में जो दलित वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, जो पिछड़ी हुई जाति है, उसके कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए हमें उन्हें शिक्षित करनी चाहिए। हमें रोजगार के साधन उपलब्ध करवा के देना चाहिए और ये सरकार का कर्तव्य है कि वो उनके लिए ये सारी सुविधा उपलब्ध करवा के दें। क्योंकि कोई भी जाति के वो लोग ये नहीं चाहेंगे कि वो भीख मांग के खाएं। सभी लोग चाहेंगे कि वो कम से कम आत्मनिर्भर बने, खुद का काम खुद से कर सकें और अपने परिवार के 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर दे। तभी हमारे देश का उद्धार होगा। ऐसा ध्यान लेखिका आकर्षित करना चाहती है या ध्यान दिलाना चाहती है, ये समाज को संबोधित करना चाहती है कि कम से कम इन जाति, जो पिछड़ी हुई जाति है, इनके उद्धार के लिए हम कुछ ना कुछ करें। कहानी के माध्यम से लेखिका ने ये संदेश दिया है कि समाज के गरीब व असहाय लोगों के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। और लेखिका इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहती है कि हम देश के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। हम नारे तो बड़े बड़े लगाते हैं, भाषण तो बड़े बड़े देते हैं, परंतु ये तो सिर्फ दिखावे नारे हैं। यदि आप सचमुच देश का कल्याण करना चाहते हैं या सच्ची देशभक्ति दिखाना चाहते हैं, तो आपका
सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आप जो निम्न वर्ग की जाति है, जो पिछड़ी दलित जाति है और जो अशिक्षित जनता है, उनका योगदान, उनको कैसे हम सबल बनाएं, कैसे हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, किस तरह से हम उनका विकास करें, किस तरह से हम उनकी मदद करें, इस पर ध्यान देना चाहिए। और उसके कल्याण की और उस जाति के कल्याण की, उस जाति का मतलब सभी पिछड़ी जाति के कल्याण की और हमारा ध्यान जाना चाहिए और उसके लिए हमने मदद भी करनी चाहिए और उसके कल्याण की हमेशा योजना बनानी चाहिए। ऐसा लेखिका हमें इस कहानी के माध्यम से बताना चाहती है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।